दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस, वो भी यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री। तो जो पेपर हमारा सितंबर 2022 में हुआ था, जिसको जून 2022 का नाम भी दिया जाता है, उस पेपर में बायोकेमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो भी शिफ्ट हमारा जो सेकंड था, यानी इवनिंग में जो पेपर हुआ था। मॉर्निंग का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट की वीडियोस में, आज हम करने वाले हैं इवनिंग का पेपर। ठीक है, तो अगर इस पूरे पेपर को एक बार एनालाइज किया जाए तो इस पूरे पेपर में बायोकेमिस्ट्री से शिफ्ट 2 के अंदर पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और पार्ट सी के अंदर 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन लिखा है कैटाबोलिक एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन इज, यानी कि आप सभी जानते होंगे डीएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो 2 टाइप का है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो यहाँ पर पूछा है कि जब प्यूरिन का कैटाबोलिज्म किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, तो सबसे लास्ट में हमें क्या मिलता है, इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन का जो एंड प्रोडक्ट है कैटाबोलिज्म से जो मिलता है वो होता है यूरिक एसिड, और हम सभी जानते हैं यूरिक एसिड क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यानी प्यूरिन का जो एंड प्रोडक्ट है, प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन एंड गुआनिन, तो उनका जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है यूरिक एसिड। यहीं पर अगर पायरिमिडीन की बात करते हैं, जिसमें कि आता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, उनका अगर जब कैटाबोलिज्म किया जाता है तो एंड में हमें मिलता है बी एलेनिन, और फिर इस बी एलेनिन को एक्सक्रीट नहीं किया जाता क्योंकि ये काम की चीज है, तो इसको फिर से यूज कर लिया जाता है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा आया है कि प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द बी फॉर्म डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाज इन्वेडेड बाय अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस टू फॉर्म एन आर लूप स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि मेरे पास एक डीएनए था, वो भी बी फॉर्म में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था बी फॉर्म में। जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ इस तरीके से एक डीएनए था डबल स्टैंडर्ड, वो भी कौन सा, बी फॉर्म। आपने पढ़ा होगा बी फॉर्म होता है, ए फॉर्म होता है, जेड फॉर्म होता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए अपनी बी फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर एक आरएनए ने क्या कर दिया है, उसके अंदर आकर एंट्री कर ली है, तो वो अब कुछ ऐसा हो गया है, ये डीएनए है और ये आरएनए है, यानी कि ये क्या बन गया है, ये बन गया है आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड। ठीक है, तो पूछा है कि जब ये हाइब्रिड बन जाता है तो इसमें से कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो अपनी बी फॉर्म में होता है, जबकि जब डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बन जाता है तो वो बी फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है ए फॉर्म में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो देखो ए फॉर्म में और क्या आता है, ए फॉर्म में डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी आता है, यानी कि जो आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है वो भी अपनी ए फॉर्म में रहता है, या फिर जो डीएनए का और आरएनए का हाइब्रिड होता है वो भी ए फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिड बना है तो ये ए फॉर्म में हुआ है, तो आपको पता ही है कि बी फॉर्म से ए फॉर्म में कन्वर्जन हुआ है। तो ये जो बी फॉर्म होती है इसके पास C3 एंडो होता है, यानी कि जो उसका पेंटोस शुगर होता है वो C3 एंडो की कन्फर्मेशन में होता है इन बी फॉर्म। और यहाँ पर जो बेस पेयर पर टर्न होते हैं, यानी कि एक टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, वो होते हैं 10.4 इन द बी फॉर्म। लेकिन क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है ए फॉर्म में, तो अब यहाँ पर जो ए फॉर्म होता है उसमें उसका जो पेंटोस शुगर का कन्फर्मेशन है वो C2 एंडो हो जाता है, और बेस पेयर भी चेंज हो जाते हैं, वो 10.7 बेस पेयर पर टर्न हो जाते हैं। यानी कि हुआ क्या है, जब आरएनए का डीएनए का हाइब्रिड बना है फ्रॉम द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वहां पकरिंग में भी चेंज आया है, यानी कि जो कन्फर्मेशन होती है C3 एंडो, C2 एंडो, ये क्या होती है, बेस पकरिंग होती है, तो पकरिंग में भी यहाँ चेंज आया है। साथ साथ वहां पर बेस पेयर की जो नंबर है पर टर्न, उसमें भी चेंज होता है। ठीक है, तो अगर ये बात समझ आई है तो अपने क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो फर्स्ट में लिखा है जो शुगर पकरिंग है ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड दैट पेयर विद आरएनए विल रिमेन अनचेंज्ड, ऐसा तो नहीं होता ना, चेंज हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो हुआ गलत। सेकंड में लिखा है शुगर पकरिंग ऑन द डीएनए स्ट्रैंड दैट पेयर विद आरएनए विल चेंज, तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है कि यहाँ पर जो शुगर पकरिंग है वो चेंज हो जाती है। चलिए एक बार देख लेते हैं थर्ड, क्या पता उससे अच्छी बातें बोली हो। शुगर पकरिंग ऑन द डीएनए स्ट्रैंड दैट पेयर विद आरएनए विल रिमेन अनचेंज्ड, फिर से गलत हो गया है। फोर्थ में लिखा है शुगर पकरिंग ऑन द डीएनए स्ट्रैंड दैट पेयर विद आरएनए विल चेंज
बट द नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न इन द आरएनए डीएनए हाइब्रिड विद रिमेन अनचेंज्ड। यानी पकड़िंग तो चेंज होती है बट जो बेस पेयर पर टर्न है वो चेंज नहीं होते, ये भी गलत है। अभी हमने देखा है दोनों चेंज होते हैं, तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा सेकंड। हालांकि इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इन तीनों के कंपैरिजन में जो ठीक बात बोली है वो सेकंड में है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following represent the most oxidized form of the carbon? यहाँ पर कार्बन की सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी है? तो हमें पता है कि जहां कार्बन के साथ में कंप्लीटली ऑक्सीजन जुड़ा हो वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी। तो जैसे इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर किसका है, ये तो एसिड फॉर्म होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर आर ग्रुप है और ये OH है। ये है एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ भी आप देख सकते हैं कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और फिर OH है। लेकिन CO2 की फॉर्म में आप देख सकते हैं 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, चारों ही किससे बने हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। Which one of the following is not correct in the context of protein structure and folding? यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी है, किसके रिगार्ड में, प्रोटीन की स्ट्रक्चर और उसकी फोल्डिंग के रिगार्ड में। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखो ए में लिखा है बी शीट आर मोर कॉमन इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन देन सरफेस। यानी कि देखो बी शीट क्या होती है, बीटा शीट क्या होती है, अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट है, बीटा स्ट्रैंड है, ये क्या है, सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होती है। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की वो मोस्टली कोर में होती है, ना कि सरफेस पर। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो बीटा शीट है ये भी क्या है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो ये ज्यादा कहाँ पर मिलेगी, इंटीरियर में, यानी कि जो कोर पोर्शन होता है, जो अंदर वाला पोर्शन है, यहां पर मिलती है एज कंपेयर टू द सरफेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हमारा सही है। ठीक है, बी में लिखा है बी शीट आर लेस लाइकली टू फॉर्म देन अल्फा हेलिक्स इन द अर्लियर स्टेज ऑफ द प्रोटीन फोल्डिंग। क्वेश्चन इसमें बताया है आपको कि जब प्रोटीन का फोल्डिंग होता है तो वहां पर अल्फा हेलिक्स पहले बनता है एज कंपेयर टू बीटा शीट। देखो लिखा है ना, बीटा शीट आर लेस लाइकली टू फॉर्म देन अल्फा हेलिक्स इन द अर्लियर स्टेज ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। यानी प्रोटीन जब फोल्ड हो रहा होता है तो अल्फा हेलिक्स पहले बनता है और बीटा शीट फिर बाद में जाके बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो हम सभी जानते हैं कि अगर मैं ऐसे बात करती हूं तो ये तो होता है बीटा स्ट्रैंड है ये, ठीक है, और ये अल्फा हेलिक्स है। और बीटा शीट कैसे बनता है, जैसे ये एक स्ट्रैंड है इस तरीके से, फिर यहां पर दूसरा बीटा स्ट्रैंड आता है, फिर तीसरा स्ट्रैंड आता है, तब जाकर बनता है बीटा शीट। ठीक है, तो यहां बीटा शीट बनने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू अल्फा हेलिक्स। इसलिए जो अल्फा हेलिक्स होता है वो फोल्डिंग में पहले बनता है बीटा शीट से। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब सी स्टेटमेंट में लिखा है प्रोलीन रेजिड्यू कैन ऑक्यूपाई द एंड टर्मिनल टर्न ऑफ एन अल्फा हेलिक्स। देखो बेसिकली हम पढ़ते हैं कि जो अल्फा हेलिक्स होता है उसके अंदर प्रोलीन नहीं मिलता है, क्योंकि प्रोलीन क्या है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, तो वो उसके टर्न को डिफॉर्म कर देता है। यानी कि जैसे देखो ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स है, तो उसके टर्न वाला जो पोर्शन होता है, अगर यहाँ पर प्रोलीन होता है तो वो इस टर्न के स्ट्रक्चर को ही खत्म कर देता है। तो इसलिए अल्फा हेलिक्स के अंदर प्रोलीन नहीं मिलता। लेकिन देखो स्टेटमेंट में लिखा है कि प्रोलीन रेजिड्यू कैन ऑक्यूपाई द एंड टर्मिनल टर्न, यानी कि ये देखो जैसे कि एंड टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस है, तो यहाँ पर जो पोर्शन है, ये वाला जो टर्न है, यहाँ पर प्रोलीन मिल सकता है और सी पर भी मिल सकता है, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन होता है यहाँ प्रोलीन नहीं मिलता। और ये एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है जिसमें कि कैन वर्ड का यूज किया है कि एंड टर्मिनल हो या फिर सी हो, हालांकि सी नहीं दिया है, लेकिन अल्फा हेलिक्स के एंड टर्मिनल पर और सी टर्मिनल पर प्रोलीन जो रेजिड्यू है वो हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी एक पॉसिबल स्टेटमेंट है और सही है। डी में लिखा है अल्फा हेलिक्स आर लेस लाइकली टू फॉर्म देन बीटा शीट इन द अर्लियर स्टेज ऑफ द प्रोटीन फोल्डिंग। देखो ये इस स्टेटमेंट का बिल्कुल अपोजिट है। अब अगर हमने इसको सही कहा है तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या रखा है कि जो अल्फा हेलिक्स होते हैं अर्लियर स्टेज पर बीटा शीट ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू अल्फा हेलिक्स, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्फा हेलिक्स ज्यादा बनता है, पहले बनता है जब फोल्डिंग होती है एज कंपेयर टू बीटा शीट, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही पूछा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी।
ओके तो जितने क्वेश्चन यहाँ आए हैं वो सब हमने कर लिए हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।